पति की तबीयत खराब होने पर आरती जी ने अपने घर में दोनों बेटों से कहकर देख लिया, लेकिन दोनों बेटे कोई न कोई बहाना करके बात को टाल दिया और उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गए। तब आरती जी ने किसी तरह अपने पति श्याम बिहारी जी को अस्पताल लेकर गई और उनकी दवाई लेकर आई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके पति को कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसलिए इसका इलाज इस छोटे से अस्पताल में नहीं है, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाना होगा। यह बात सुनकर आरती जी परेशान हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि जो बेटे उन्हें थोड़ी दूर दवाई दिलाने नहीं आ सकते, वह उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में दवा दिलाने क्या लेकर जाएंगे। जब वह घर आती हैं तो यह बात अपने बड़े बेटे को बताती हैं। उस वक्त उनका बड़ा बेटा ऑफिस का काम कर रहा था। यह सुनकर बड़ी बहू बोली, माँ आप देख तो रही हैं कि यह अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। आपकी तो दिन भर की फरमाइश ही ख़त्म नहीं होती। अभी ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में ही लगे रहें। अपनी बड़ी बहू रचना से कड़वाहट भरी बातें सुनकर आरती जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाया। तभी छोटी बहू निधि बाहर आई। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? बहू, अगर ज़रूरी बात ना होती तो ना कहती। तुम्हारे पिता जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे पिताजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा। उसके बाद दवाई खरीदो, वह अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अपने दोनों बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर आरती जी सोचने लगीं कि जिन बच्चों के लिए हमने दिन रात एक करके सब कुछ किया, वही आज बच्चे एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। रात होने को आई थी। रात के समय श्याम बिहारी जी तो सो गए, लेकिन आरती जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी कि इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं है। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं। जब अपनी सारी बचत को हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका कैरियर बनाने में लगा दिया, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी कि दोनों बच्चे पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज बच्चों के पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यह सोच सोच कर आरती जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। उनकी ओर देखा तो भी अपनी छाती पकड़कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। आरती जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारा, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, श्याम बिहारी जी इस दुनिया से चले गए थे। आरती जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्याम बिहारी जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की भी नौबत आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों
बहू ने अपने लिए दो दो कमरे बांट लिए और आरती जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कहा गया ये अब पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है। उनका गुजारा तो स्टोर रूम में भी हो जाएगा। इधर आरती जी ये सोच सोच कर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी जिंदगी को तहस नहस कर रख दिया गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत थी। आरती जी का अपनी रसोई पर से अधिकार खत्म हो चुका था, क्योंकि बहू ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। आरती जी का खाना भी दोनों बहू के मन से दिया जाता था। दोनों बहू की रसोई में उनका आना जाना मना था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने आरती जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त में बदल दिया। सुबह की चाय और खाना छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी आरती जी जैसे तैसे मन मार कर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आरती जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी और भी अधिक लाचार हो गईं। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वह रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब आरती जी मंदिर से लौटकर घर वापस आई तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में खो गईं। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी उनकी छोटी बहू निधि आई और यह लीजिए खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और चटनी आरती जी के सामने रख कर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी आरती जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची भूख थी वो भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि आरती जी को छोटी बहू की रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वे समझ गईं कि रबड़ी बनाई जा रही है, जो कि उन्हें बेहद पसंद हुआ करती थी। लेकिन संकोच के कारण वे मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाता है, इसलिए जैसे ही निधि उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ लिया, बहू रबड़ी बनाई है क्या? अगर बची हो तो थोड़ी मुझे भी दे दो। केवल इतना कहने की देर थी कि निधि ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज़ पर ध्यान है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम में ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ी सी रबड़ी बनाई थी, लेकिन इन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है। दादी होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नज़र बनाए रखती हो। यह सुनकर तो आरती जी को मानो कलेजा ही फट गया। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोच सोच कर उसके मन में तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी आरती जी को ऐसे ही ताने सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसलिए वह भूखी ही रह जाती थी। एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू रचना ने देख लिया। शर्म आनी चाहिए माँ जी, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हो और भी न जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होगी। मुझे तो पता ही नहीं था। इतना अपमानित होने के बाद आरती जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटों और बहू के साथ ही था। बहुएं उन्हें रसोई में
जाने नहीं देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े धोना इत्यादि। इन सब कार्यों में आरती जी बहुत थक जाती थी। फिर भी उन्हें बहू के तानों का शिकार होना पड़ता था। वे सोचने को मजबूर हो जाती, इतनी खराब किस्मत क्या मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया। मेरे कमरे में झांकते तक नहीं। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दोनों बेटे दूरी बर्दाश्त नहीं करते थे, उस माँ से हालचाल जानना तो दूर, उन्हें आज नज़र उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। उनकी हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन आरती जी जब मंदिर गईं तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि देना। उस दिन अचानक आरती जी की बचपन की सहेली राधा जी भी इसी मंदिर में आई हुई थी और आरती जी को देखते ही पहचान गईं। लेकिन उन्हें रोती देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब आरती जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी राधा जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे आरती, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, अब झुर्रियाँ भी इतनी आ गई हैं कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी आरती जी बोली, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ राधा। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी ताज़ा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना अपने बेटे के साथ। आरती, क्या बताऊँ, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे की जिद करने पर उसके साथ विदेश चली गई तो, लेकिन विदेश में वह अपनापन कहाँ। इसलिए 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेले रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे आरती, एक बात बोलूँ, तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को दुख भी बहुत हुआ। आखिर बात क्या है? राधा ने पूछा। तो आरती जी के दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर आरती जी अपने दर्द को छिपा ना सकी। वह अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही और उन्हें अपने दुखी जीवन के बारे में बता डाला। आरती जी की सारी बातें उनकी सहेली राधा जी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर बोली, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। इस पर आरती जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगीं और राधा जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। राधा जी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर आरती जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास चेहरा लिए बोली, लेकिन राधा, यह संभव नहीं है। तुम जानती नहीं मेरी बहू को। मुझे डर है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैं जिस हालत में हूँ, अब इसको नियति मानकर स्वीकार कर लिया है मैंने। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आरती। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राधा जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर आरती जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन जब आरती जी के दोनों बेटे अपनी नौकरी पर चले गए,
तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए आरती जी की बड़ी बहू रचना गई। देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था गेट के बाहर खड़ी थी। जी, किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की चचेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास। तुमने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं तुम्हें पहचान गई। तुम आरती की बहू हो ना? उसी समय आरती जी भी बाहर आ गईं और उनकी सहेली उनकी चचेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। आरती जी उन्हें अंदर लेकर आईं और उन्हें अपनी दोनों बहू से अपनी बहन कहकर मिलवाया। आरती जी ने राधा जी से पूछा, अरे राधा, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही हो मेरी बहन जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई। तुमसे मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं अफसोस जताने भी ना आ पाई, तो सोचा कि अब अपनी प्यारी बहन आरती से मिलकर आऊँ। दोनों बहुएं बड़ी हैरानी से अपनी मौसी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। तभी आरती जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। आरती जी के इतना कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाह से देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी राधा जी बोली, तुम तो जानती हो आरती, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज़्यादा अटूट है, इसलिए मैं भेंट स्वरूप तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। राधा जी ने अपना संदूक आरती जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार आरती जी बोली, राधा, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, यह बात गलत है। हम दोनों का रिश्ता लेन देन का नहीं है। तभी राधा जी रुआसी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे आरती, मुझे पता है कि तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई और उनके लिए घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो यह सब ठीक भी है, क्योंकि तुम्हारे बेटे बहुएं बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से रहते हैं दोनों। बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सर पर केवल कर्ज ही बचा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए ज़रूरी चीज़ तक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। आरती, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजा जी ने हमारी कितनी मदद की थी, तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने न केवल हमें पैसों से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। आज के समय में यदि मैं सर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे आशीर्वाद से। विदेश में मेरे बेटे का कारोबार भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का अंबार लगा दिया है, हर महीने लाखों रुपए भेजता है। आरती, तुम्हारा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो। बहन, मेरी अब जिंदगी कितनी बची है और मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले मैं यह काम करती जाऊँ। इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो और इसकी चाबी ले लो। अभी तक आरती जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ भागी। रचना ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी
और निधि फटाफट नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक मौसी के सामने ले आई। अब तो दोनों बहू में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई। रचना चाय के साथ पकौड़े ले आई। राधा जी अपनी सहेली आरती जी की तरफ मुस्कान के साथ तिरछी नज़र से देख रही थी। कुछ देर बाद राधा जी ने कहा, अच्छा आरती, अब मैं चलती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों बहुओं ने राधा जी की ये बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा है और वह इतनी अमीर औरत हैं कि भेंट में भी गहने लेकर आई हैं, यह सब सोचकर रचना और निधि दोनों ही उनसे प्यार का नाटक करने लगी। रचना बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन तो हमारे साथ रहो, हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तभी निधि ने आरती जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी प्यारी सासू माँ का भी दिल बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई हैं। दोनों बहुओं और आरती जी के द्वारा रुकने की गुजारिश की जाने पर राधा जी एक रात के लिए उनके पास ही रुक गईं। रचना और निधि ने राधा जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहू की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज आरती जी को रबड़ी भी नसीब हुई। रबड़ी खाते खाते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि ये वही रबड़ी थी जिस कारण आरती जी को बहू की जिल्लत का सामना करना पड़ा था। रात को जब आरती जी अपनी सहेली राधा के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आईं तो आरती जी ने महसूस किया कि आज वो पहले वाली डरी सहमी हुई आरती नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बिताकर आज वो बहुत खुश थी। दोनों सहेलियां आज बहू द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कहीं बहुएं सुन न ले, यह सोचते हुए दोनों दबी आवाज़ में हंसती हुई आपस में काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। अगले दिन जब सुबह राधा जी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी तो आरती जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के मुख्य द्वार तक छोड़ने आईं। आरती जी ने उन्हें कहा, अरे राधा, तुम मुझे अपने पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में इन गहनों का क्या करूँगी। तभी राधा जी बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है, वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज़्यादा सेवा करे उसको दे देना। ऐसा कहकर राधा जी तो चली गई, लेकिन जो काम वो करके गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया। रचना और निधि दोनों बहू ने आरती जी का सामान स्टोर रूम में से निकालकर वापस उनके पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया और कमरे को अच्छे से सजा दिया। अब आरती जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। राधा जी द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से ही एक ताला लगा था। उसकी चाबी आरती जी ने संभाल कर रख दी थी। आरती जी ने उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर भी एक बड़ा सा ताला लगा दिया, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो गहने नहीं देंगी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे अपनी सास का दिल जीत कर ही रहेंगी। उस दिन के बाद से तो दोनों बहुएं माँ जी करते नहीं थकती थी। दोनों बहू में अपनी सास की सेवा करने की होड़ सी लग गई। जहाँ पहले पूरे घर की सफाई, बर्तन और कपड़े का जिम्मा आरती जी के सर मढ़ दिया जाता था, वही अब ये सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिया था। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी कि आरती जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब आरती जी हर रोज़ शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली राधा के साथ हालचाल बताती।
दोनों सहेलियां अपने बचपन की याद करके हंसती बतियाती। अब वह आरती जी जो पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थी, उनके दिल में जीने की चाह वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम करती हुई आरती जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थी और सोच रही थी कि अगर राधा मेरी जिंदगी में वापस ना आती तो आज भी मैं धिक्कार भरी जिंदगी जीने पर मजबूर होती। दोनों बहुएं समझती हैं कि इस संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन यह तो राधा जानती है कि इसमें क्या है। लेकिन राधा की वजह से आरती जी की जिंदगी बदल गई थी। आरती जी की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। दोनों बहुएं खूब सेवा कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उम्र बीतने के साथ साथ अब वह बीमार रहने लगी थी। लेकिन दोनों बहुएं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आरती जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो रही थी और सोच रही थी कि सासू माँ खुद तो चली गईं और संदूक को खोला भी नहीं कि इसमें कितने जेवर हैं। चाबी पता नहीं कहाँ रख कर गई हैं। बहुत ढूंढने पर चाबी उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने मजबूरन संदूक के ताले को किसी चीज़ से खोला। तब उनमें देखा कि उनमें गहने तो थे ही नहीं, बल्कि उसमें तो पुराने रद्दी पेपर भरे हुए थे। यह देखकर दोनों बहुएं अपनी सास और राधा जी को कोसने लगीं। दोनों ने हम दोनों के साथ धोखा किया है, लेकिन अब यह सब कहें क्या होता है। आरती जी तो इस दुनिया में थी ही नहीं और उनकी सहेली राधा का भी कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वह भी अपने बेटे के पास विदेश चली गई थी। तो दोस्तों, राधा जी ने आरती के लिए जो प्लान बनाया था उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।